हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन स्मार्ट आईएएस बिहार में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अपना वीकली जो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का सेशन है, बिहार प्रहरी जिसको हमने नाम दिया है, वो आज डिस्कस करेंगे। जिसमें लास्ट वीक में बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, जो आपके अपकमिंग 72nd बीपीएससी या 73rd बीपीएससी जो आगे दोगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। सेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल रहेगा और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन इस सेशन में रहेंगे, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। उसका आंसर भी मैं अटैच कर दूंगा, बट पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, उसका आंसर अटेम्प्ट करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है ना। ये काम करो, सिंसियरली फॉलो करो सेशंस को। देखो एग्जामिनेशन में सिलेक्शन कैसे नहीं पक्का होगा। आज यूपीएससी का मेंस हुआ ना बाबू, और यूपीएससी के मेंस के जीएस पेपर 1 में एक क्वेश्चन था कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो उसके शिलालेख हैं, चाहे वो हम पिलर की बात करें या रॉक एडिक्ट की बात करें, उससे हमको अशोकन एम्पायर के बारे में कैसे मालूम पड़ता है। और ये हम करवाए हैं तुमको स्मार्ट आईएएस बिहार चैनल पर ही करवाए हैं। जो बीपीएससी एक्सप्रेस वाला प्लेलिस्ट है उसमें देखना, लेक्चर 1 इसी के ऊपर है। तो तुम लोग सिंसियरली पढ़ाई करो, फिर देखो बीपीएससी क्या, बीपीएससी के बाद यूपीएससी में भी अच्छा कर सकोगे। तुमसे सिंसियरिटी कंसिस्टेंसी चाहिए हमको, ठीक है। तो आज के बिहार प्रहरी में अब हम लोग जो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इस वीक के लिए, यहाँ पे हम लोग ये 4 टॉपिक को हमने तुम्हारे लिए निकाला है। 4 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, प्रीलिम्स मेंस दोनों को ध्यान में रखकर, ठीक है। पहला टॉपिक क्या होगा? पहला टॉपिक होगा बक्सर और भागलपुर को कनेक्ट करते हुए। मतलब एक हो गया बिहार का हमारा पश्चिमी क्षेत्र बक्सर, और एक हो गया हमारा पूर्वी भागलपुर। मतलब पश्चिम और पूर्व को, वेस्ट और ईस्ट को कनेक्ट करते हुए ये जो एक्सप्रेस वे बिहार सरकार बनाने जा रही है, इसके बारे में। और साथ ही साथ बिहार सरकार एक एआई पैक्ट साइन कर रही है जापानीज फर्म के साथ, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा। इसको डिटेल में डिस्कस करके सारे कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिस क्वेश्चन में तुमको दूंगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। फिर दूसरा टॉपिक हमारा होगा वर्चुअल रिवेन्यू कोर्ट हियरिंग्स इन बिहार। वर्चुअली रिवेन्यू कोर्ट हियरिंग बिहार में अगर सक्सेसफुली पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो गया ना बाबू, तो बिहार वुड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डू दिस इन एंटायर इंडिया। पूरे भारत में बिहार पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर कंप्लीटली 100% वर्चुअल हियरिंग हो सकेगी रिवेन्यू से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड मामलों के चीजों में, ठीक है। देखेंगे, दूसरा टॉपिक को भी देखेंगे। थर्ड हमारा होगा अशोक धाम टेम्पल स्टैम्पेड। बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना रही, दुर्भाग्यपूर्ण। अशोक धाम टेम्पल में जो श्रद्धालु गए थे दर्शन करने को, देवादिदेव महादेव को सावन में पूजा अर्पित करने, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण वहां पे भगदड़ मचने से उनकी डेथ हुई, है ना। हमारी संवेदना है उनके परिवार के साथ। हम आज क्या पढ़ेंगे? हम आज पढ़ेंगे कि अशोक धाम टेम्पल जो है उससे रिलेटेड क्या चीजें हमें मालूम होनी चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए या मेंस में लिखने के लिए। और ऐसी स्टैम्पेड जैसे सिचुएशन, भगदड़ जैसे सिचुएशन आगे कभी फ्यूचर में ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए जो तुम लोग ऑफिसर बनना चाहते हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन दे रहे हो, आगे क्या कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए वे फॉरवर्ड भी आज मैं तुमको बताऊंगा कि आगे कभी अशोक धाम जैसे या किसी भी जगह पर बिहार में, भारत में ऐसी भगदड़ ना हो, कोई बेगुनाह अपना जान ना गवाए। ये हम आज डिस्कस करेंगे, है ना, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। एंड देन फोर्थ टॉपिक हमारा होगा, पहली बार, है ना, जीआई टैग्ड मिथिला मखाना को हमने कहां एक्सपोर्ट किया? ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट किया। मतलब कहां? भारत और ऑस्ट्रेलिया, हमने वहां एकदम साउथ पोल के पास ऑस्ट्रेलिया को, वहां हम बिहार का जो जीआई टैग्ड हमारा जो प्रोडक्ट है मखाना, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे हमको समझना है एपीईडीए, अपेडा नाम की अथॉरिटी क्या है, मखाना को जीआई टैग कब मिला, मखाना कल्टीवेशन के लिए क्या सुटेबल एनवायरनमेंट, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होने चाहिए, ये सब चीज सीखेंगे, राइट। और इस पे बेस्ट प्रीलिम्स मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका आज का 4 मेन टॉपिक हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये सेशन अवेलेबल रहेगा, तो तुम पीडीएफ डाउनलोड करके जिसमें इंग्लिश में हिंदी में जहां पढ़ना है आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, तो पहला अब हम करते हैं, सबसे पहले भागलपुर एक्सप्रेसवे। बक्सर और भागलपुर को कनेक्ट करता हुआ ये जो एक्सप्रेसवे है, हो सकता है कुछ ऐसा दिखेगा, इसकी बात हम करते हैं, राइट। तो ये ना लगभग 336 किलोमीटर का बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनने वाला है। अब ये नंबर आप याद रख लीजिए, इस नंबर में थोड़ा सा चेंज आगे हो सकता है हो, बट अभी जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम याद रखेंगे 336 किलोमीटर का, 336 किलोमीटर का ये बक्सर, राइट, पश्चिमी क्षेत्र और भागलपुर पूर्वी बिहार, इसको कनेक्ट करने वाला ये एक्सप्रेसवे बन रहा है। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहने का काम कि पूरी तरह से ना नया निर्माण कार्य इसमें चलेगा।
मतलब एग्जिस्टिंग रोड वगैरह को हम यूज नहीं करेंगे। पूरा ये जो रोड है, फ्लाईओवर है, जो भी बना रहे हैं, अगर ऐसा ही शेप बनेगा या जैसा भी बनेगा, तो हम एग्जिस्टिंग रोड को, एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर को नहीं यूज करेंगे। वो ब्राउनफील्ड में होता है। ग्रीन फील्ड में क्या होता है, पूरी तरीके से नया रोड, पूरी तरह से कि नया फ्लाईओवर, पुल सब बनाना। उससे देखो फायदा क्या होगा ना, कि ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब पुराना जो प्रोजेक्ट है उसका कितना टाइम तक चलेगा, उसमें कहाँ खराबी आ रही है, कमजोरी आ रही है, कहाँ पिलर हिल गया है, आजकल तो वो भी देखने को केस मिलता ही है ना। अनफॉर्चुनेटली कई बार तो लोग ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं और पिलर टूटने के वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वैसा ना हो। फिर दूसरी बात, डिस्टेंस भी कम किया जाएगा। अब पहले से सपोज एक फ्लाईओवर ऐसे जा रहा है, अगर उसी को यूज करना है तो हमको ये डिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं यहां से करके ऐसे रास्ता बना ले, है ना, सपोज कि इधर से जाके फिर ऐसे आने का, अगर हमने डायरेक्ट ऐसे रास्ता बना लिया तो डिस्टेंस को कम कर सकते हैं उस केस में। मतलब ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा ट्राई किया जा सकता है कि दूरी भी कम लगे, लागत भी थोड़ा कम हो, लेकिन सस्टेनेबल हो, राइट। इसलिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा, पूरी तरीके से नया बनाया जा रहा है। चलिए अब हम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस में कुछ ऐसा ही कनेक्टिविटी होगा, बक्सर से भागलपुर को कनेक्ट किया जाएगा। ग्रीन फील्ड के बारे में मैंने तुमको समझा ही दिया कि कंप्लीटली पूरी तरीके से नया बनाया जाएगा। मतलब इसके लिए पहले भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा, लैंड एक्विजिशन का काम किया जाएगा, फ्रेश लैंड एक्विजिशन किया जाएगा, और फिर उसके बाद शॉर्टर एंड स्ट्रेटर रूट डिसाइड किया जाएगा कि ज्यादा घूम फिर के ऐसे टाइम नहीं बर्बाद हो, कम टाइम में, है ना, भागलपुर से बक्सर को कनेक्ट किया जा सके, राइट। ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का पर्पस हो जाएगा हमारे। ब्राउन फील्ड में हम पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं। okay? आगे चले तो देखो आगे क्या है, ये पढ़ने का काम तुम डाउनलोड करके पीडीएफ बाद में पढ़ना आराम से, अभी समझने का काम कर लो। यहाँ पे हम इसलिए ज्यादा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उससे ना टाइम तुम्हारा ज्यादा चला जाएगा, और फिर पढ़ना रिवाइज करने के लिए डॉक्यूमेंट भी तो चाहिए ना, अदरवाइज नहीं रिवाइज किए तो एक ही बार में सब तो घुस नहीं जाएगा, कालिदास तो है नहीं। इसलिए रिवाइज करने के लिए आगे पीडीएफ चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। कंपाइलेशन भी तुमको मिल जाएगा, कंपाइलेशन से भी वहां मंथली रिवीजन कर सकते हो। तो ये जो बाबू बक्सर और भागलपुर को कनेक्ट करते हुए एक्सप्रेसवे बनेगा, इसको ना हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसको हम पीपीपी मॉडल बोलते हैं, उसके ऊपर बना रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम इस मोड को यूटिलाइज करेंगे, डीबीएफओटी। डीबीएफओटी कहने का मतलब डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मतलब क्या है डीबीएफओटी, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मतलब कोई प्राइवेट एजेंसी पहले क्या करेगी, पहले सपोज ये डिजाइन किया जाएगा कि अच्छा भागलपुर और बक्सर को कैसे कनेक्ट करना है, फिर उसके लिए पैसा उगाही करने का काम, पैसा इंतजाम करने का काम वो प्राइवेट एजेंसी करेगी, वो उसको बनाएगी, बनाने के बाद फिर इसको ऑपरेट करेगी, टोल टैक्स कलेक्ट कर सकती है, और जब उसका जितना लागत लगा था वो लागत पूरा हो गया, थोड़ा प्रॉफिट उसको हो गया, उसके बाद ये राज्य सरकार को या जो भी सरकार है उसको ट्रांसफर कर देगी। हो गया ना, डिजाइन बिल्ड फंक्शन ऑपरेट, डिजाइन बिल्ड फाइनेंशियल फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसी को हम डीबीएफओटी मॉडल बोलते हैं। ना सिर्फ बिहार में अभी इसके ऊपर ये हाईवे बनेगा, एक्सप्रेसवे बनेगा, बिहार के अलावा भारत के कई राज्यों में और दुनिया के कई देशों में इस डीबीएफओटी मॉडल पर लार्ज प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बनाया और एग्जीक्यूट किया गया है। क्योंकि हो सकता है कि राज्य सरकार के पास पैसे की कमी हो, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी हो, तो बड़ी प्राइवेट एजेंसीज इसको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। पैसा कहां से आएगा ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर उसके बाद अपना प्रॉफिट अर्न करने के बाद राज्य सरकार को पूरा जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया वो पूरी तरह से राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। डीबीएफओटी मॉडल याद रखना इसको, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे चलें, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन होगी, कौन इम्प्लीमेंट करवाने का काम करेगी इस प्रोजेक्ट को, तो वो है बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब BSRDCL। ये बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, बिहार राज्य विकास निगम लिमिटेड, तो ये बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड यही इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करवाने का काम करेगी एज ए नोडल एजेंसी। मतलब मुख्य एजेंसी यही रहेगी जो इस प्रोजेक्ट को देखेगी कि अच्छा प्रोजेक्ट डिजाइन कैसे हो रहा है, प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट है वो किस तरह से कोई एजेंसी प्रिपेयर कर रही है। अब कल को मान लो ये प्रोजेक्ट L&T को मिला टेंडर में, तो L&T किस तरह से प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करवाएगी, जिस एजेंसी को मिल रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं, ये सब कुछ देखने का काम, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करवाने के टाइम में मॉनिटर करने का काम BSRDCL का होगा, है ना, बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड का। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर होंगे, तो ये जो 336 किलोमीटर लगभग का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट बिहार के कवर हो जाएंगे। इधर हम बक्सर से शुरू करेंगे, है ना, तो बक्सर से शुरू करते हुए भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, बांका और फिर यहाँ भागलपुर पर आकर रुकेंगे। तो लगभग 12-13 डिस्ट्रिक्ट से ये एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है। अभी तो फिलहाल इतना दिख रहा है।
आपको याद रखना है यहाँ पे एक आध डिस्ट्रिक्ट हो सकता है ऐड भी हो जाए, ये हो सकता है, बट फिलहाल के लिए इन डिस्ट्रिक्ट से गुजरने वाला होगा, बक्सर से भागलपुर वाला ये एक्सप्रेसवे। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर क्या इंश्योर की जाएगी कि जो एक्सप्रेस वे इन 12-13 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा तो बस कुछ ही पॉइंट पर इसमें ना कनेक्ट करने का परमिशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर भी लोकल कोई गांव से ही एक कनेक्टिविटी बना दिया गया, उसके वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और कई बार एक्सप्रेस वे का मतलब भी फुलफिल नहीं होता है। एक्सप्रेस वे इसलिए बनाया गया ना कि कम समय में बिहार के पश्चिमी से लेकर पूर्वी या पूर्वी से लेकर पश्चिमी तक का डिस्टेंस तय किया जाए। अब गांव से कहीं से लोग आ गए बीच में अपना गाड़ी लेकर, तो एक्सीडेंट भी होगा, ऊपर से भाई वो ट्रैफिक जाम की वजह से, इन सब की वजह से टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कि जिन भी डिस्ट्रिक्ट से होकर ये एक्सप्रेस वे गुजरेगा बस फिक्स्ड प्लेस पर ही कनेक्टिविटी होगी डिस्ट्रिक्ट्स को इस एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करने का, बाकी जगह पर कहीं पर भी ना कोई उतर सकेगा ना रोड पे चढ़ सकेगा। ठीक ना? चलो, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, क्यों ये प्रोजेक्ट को बिहार सरकार बनाने के लिए तत्पर है इतना, इस प्रोजेक्ट से बिहार को क्या फायदा होगा, मेंस में आपसे पूछा जाएगा, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस सबसे पहले तो ये बिहार के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी क्षेत्र को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से हम उत्तर प्रदेश जा सकते हैं और पूर्वी क्षेत्र से बंगाल जा सकते हैं, तो ट्रेड कनेक्टिविटी में भी हेल्प मिलेगा और पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज्यादा बढ़िया कनेक्ट हो पाएंगे। एक बिहार में भी कई बिहार बसता है ना, कि भाई हम मिथिलांचल वाले हैं और हम कोसी रीजन वाले हैं, हम भोजपुर वाले हैं, हम मगध वाले हैं। तो ये एक बिहार के अंदर इतना बिहार ना बसे, लोगों के बीच कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़िया हो, उसमें भी तो ये हेल्प कर सकता है हमारा बक्सर और भागलपुर वाला जो एक्सप्रेसवे है ना। एक सिग्निफिकेंस मेंस के लिए लिख सकते हो, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। कॉमर्शियल लैंड मोनेटाइजेशन होगा। कॉमर्शियल लैंड मोनेटाइजेशन क्या, ऑब्वियसली अब जो जो हमारी जो एजेंसी है, जो नोडल एजेंसी इसको इंप्लीमेंट करवाने का काम करेगी, वो क्या करेगी, लार्ज लैंड पार्सल्स को डेवलप करने का काम करेगी। मतलब औद्योगिक क्षेत्र से, वाणिज्यिक क्षेत्र से जिन जिन सिटीज को कनेक्ट किया जाएगा वहां पे इंडस्ट्रियल सेटअप किए जा सकते हैं। अब जैसे अरवल के पास से पास कर रहा है, बांका के पास से पास कर रहा है, तो अरवल में जहां पर कोई इंडस्ट्रियल लोकेशन पहले से एग्जिस्टिंग है उसको और सपोर्ट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस वे से उसके माल का सप्लाई हो सकेगा, रॉ मटेरियल का और प्रोसेस प्रोडक्ट का। तो ऑब्वियसली कॉमर्शियलाइजेशन में बिहार में हेल्प होगा एंड ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट मैग्नेट के रूप में भी काम करेगा। पीपीपी मॉडल पे डेवलप किया जा रहा है, तो पीपीपी मॉडल पे जब डेवलप किया जा रहा है तो जो भी प्राइवेट एजेंसी इसको इंप्लीमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी जिसको, वो इन्वेस्टमेंट गैदर करेगी और इन्वेस्टमेंट खर्च करेगी एक्सप्रेसवे को बनाने का, जिसमें बिहार के ही लोगों को तो रोजगार मिलेगा। तो इससे भाई रोजगार भी इंश्योर हो रहा है। ये तीन हमारा सिग्निफिकेंस हो गया। आराम से मेंस के आंसर्स लिखने के लिए आपको एनफ पॉइंट मिल गया। क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स का मैं देखता हूं कुछ लोगों को कि खाली प्रीलिम्स का तो तैयारी कर लेते हैं, रट लेते हैं 2-4 गो फैक्ट्स, अब फिर मेंस निकल भी नहीं करता है, तो ऐसे अफसर नहीं बनोगे। बीपीएससी का एग्जाम देकर अफसर बनना है तो मेंस में भी तो सही लिखना पड़ेगा आंसर, इंग्लिश में लिखना चाहो, हिंदी में लिखना चाहो, जिसमें लिखना चाहो, इसलिए मेंस पर भी साथ में ध्यान देना है। ठीक ना? चलिए, अब एक दूसरा जो मैंने बोला था कि इसी न्यूज के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बिहार की सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेशली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, एक जापानीज कंपनी जिसका नाम है तायो एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना, उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रही है, राइट, तायो एजेंसी के साथ। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का फायदा क्या होगा, इससे ना एक्चुअली में देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से बिहार में नए रोजगार क्रिएट हो सकेंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम हम डेवलप करेंगे एआई के हेल्प से। बिहार बाढ़ से काफी जूझता है, अर्थक्वेक भी बिहार में भीषण आ चुके हैं, तो अर्थक्वेक का हो या फिर बाढ़ हो या फिर अभी आंधी तूफान के वजह से भी कई बार लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम सही से इंप्लीमेंट कर सकें, जैसा इस प्लान का, इस एमओयू का पर्पस है, टाइम लगेगा उसमें, तो हम इन सब के भी क्षेत्र में ना अर्ली वार्निंग इशू कर सकेंगे। तो चाहे हमारा किसान हो, चाहे बिहार के बाकी राज्यवासी हो, उनको अर्ली वार्निंग सिस्टम से ऐसे डिजास्टर से बचने का सही समय मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, अभी जैसे हम पढ़ रहे थे ना अशोक धाम का, आगे हम पढ़ेंगे कि अशोक धाम में वहां पे क्या हुआ, वहां पे भगदड़ मच गई। तो भगदड़ ना मचे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से हम ये मॉनिटर करेंगे कि कितने श्रद्धालु एक टाइम में आएंगे, कितने श्रद्धालु आएंगे, किस टाइम में उनको दर्शन देने के लिए पास मिलना चाहिए, फिर एक बैच कंप्लीट होने के बाद कब दूसरे को मिलना चाहिए। यहाँ पर हम एआई का यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों में हम एआई का यूज करके ऑब्वियसली बिहार में प्रोडक्टिविटी, जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाने का काम करेंगे।
फिलहाल तो अभी ये एमओयू साइन हुआ है, देखते हैं इसमें आगे क्या एग्जीक्यूशन होता है। बिहार सरकार अभी ये तायो कंपनी के साथ साथ जो जापानीज कंपनी है इंडिया में भी जिसका ब्रांच है, इसके अलावा गूगल इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी एमओयू साइन करके रखा है, सो दैट बिहार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर या एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो सके, है ना। ये वाला न्यूज छोटा सा पार्ट था, इसमें इतना काफी है आपके लिए। अब आपके लिए ये रहा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर है, और ये दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन एआई डैशबोर्ड वाले पर। ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लास्ट में रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद से ट्राई करो इसका आंसर करने का। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर किया करो, बाकी स्टूडेंट लोग करते हैं, तुम भी आदत बनाओ। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में भी फिर वही नॉट अटेम्प्टेड चूज करते रह जाना पड़ेगा, वैसा नहीं करना है ना। दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? वर्चुअल रिवेन्यू कोर्ट हियरिंग इन बिहार। जैसा हम तुमको बोले कि बिहार में अभी क्या है कि रेवेन्यू कोर्ट हियरिंग ना कुछ हद तक चलता है, 100% वर्चुअल नहीं हुआ है। वर्चुअल कहने का मतलब 100% डिजिटल नहीं हुआ है। जिस दिन 100% डिजिटल हो जाएगा ना, बिहार पहला राज्य बन जाएगा पूरे भारत में ऐसा करने वाला, उसी के लिए प्रयास हो रहा है अभी। ठीक है, चलो फिर आते हैं। रेवेन्यू लैंड एंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट जो है, हो सकता है कल को तुम इसी डिपार्टमेंट का पार्ट बनो, वो क्या कर रहा है, वो वर्चुअल हियरिंग ऑफ लिटिगेंट्स एंड एडवोकेट रेवेन्यू कोर्ट में इसको इंश्योर करना चाह रहा है। अभी तक केस फाइलिंग वर्चुअल हो सकता था, डिजिटल हो सकता था। अब प्रयास क्या है कि पूरी तरह से जो हियरिंग है वो वर्चुअली हो, डिजिटली हो, है ना, कंप्यूटर्स के थ्रू डिजिटली। दीदी पानी ले आओ जरा ना। वर्चुअली हो, डिजिटली हो ये हियरिंग। और दूसरा क्या क्या कि जो लिटिगेंट्स हैं एंड जो हमारे एडवोकेट्स होंगे वो भी डिजिटली ही प्रेजेंट रहे, उनको फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट रहने की जरूरत ना पड़े। ये इस प्लान का, इस प्रोजेक्ट का पर्पस है। इसको पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर, मतलब एग्जाम्पल के लिए पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर इसको मुजफ्फरपुर और मुंगेर में इंप्लीमेंट किया जाएगा। एम फॉर मुजफ्फरपुर और एम फॉर मुंगेर, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर हम पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंप्लीमेंट करेंगे। सक्सेसफुल रहा, जो कि सक्सेसफुल होने के काफी चांसेस हैं, हम पूरे बिहार के 38 जिला में हर जगह इंप्लीमेंट कर देंगे, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक, आओ चलो इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। तो रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जहां तक हम बात करते हैं, इसके लिए देखो अभी बिहार सरकार क्या कर रही है। बिहार सरकार एक पोर्टल को यूज करती है जिसका नाम है बिहार भूमि पोर्टल, है ना। बिहार भूमि पोर्टल को यूज करके लैंड और रेवेन्यू से रिलेटेड, जमीन और राजस्व से रिलेटेड जो भी केस है ना, उस केसेस को इस बिहार भूमि पोर्टल के थ्रू मैनेज करने का काम किया जाता है। फिलहाल के लिए अभी प्रेजेंट में स्टेटस क्या है कि किसी इंसान को, मान लो तुमको ही कोई केस फाइल करना है, तो तुम डिजिटली कंप्यूटर के हेल्प से, इंटरनेट हेल्प करते हुए केस फाइल कर सकते हो। हालांकि जब उसकी सुनवाई होगी तो तुमको वहां पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा और तुम्हारे एडवोकेट को भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा। इसी चीज को एड्रेस करने का ट्राई किया जा रहा है कि आगे ना तो एडवोकेट को प्रेजेंट रहना पड़े, ना लिटिगेंट को प्रेजेंट रहना पड़े। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा 2 जिला में, कहां पर? मुंगेर एंड मुजफ्फरपुर, याद रखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हो जाएगा कि हम केस भी ऑनलाइन फाइल कर लिए, लिटिगेंट जो है वो भी ऑनलाइन कोर्ट हियरिंग अटेंड कर रहा है, उसका जो एडवोकेट है वो भी ऑनलाइन है, जज भी ऑनलाइन बैठे हैं, हमको भाई हमारे समस्या का निपटारा भी ऑनलाइन हो गया, तो हम इसको रिमोटली कहीं से अटेंड कर सकेंगे। अदरवाइज एक चैलेंज होता है ना कि गांव से लोग आते हैं जिला में और कहीं पर फिर अपना केस अटेंड करने के लिए, तो पैसा उसमें बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होगा। अब डिजिटली अटेंड कर पाएंगे तो पैसा और समय दोनों बचेगा। और अगर इसको सक्सेसफुली कर लिया गया, थैंक यू दीदी, रख दो। अगर इसको सक्सेसफुली कर लिया गया ना, तो देखो ध्यान दो, जब सक्सेसफुली कर लिया जाएगा पूरे जिला में, तो बिहार ना पहला स्टेट बन जाएगा देश में ऐसा करने वाला कि भाई वर्चुअली, डिजिटली, कंप्लीटली आप लैंड से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड अपने केस की पूरी सुनवाई का निपटारा करवा सकते हो। ठीक है, चलो जरा पानी पी ले, तुम पढ़ो ये वाला पार्ट, ये हिंदी में है सेम जो मैंने अभी समझाया। सिग्निफिकेंस देखो इसका क्या होगा, क्या इससे हमको फायदा होगा। चलिए देखिए इससे फायदा क्या है। इससे फायदा क्या है कि जो भी, जैसे अभी हम तुमको बताएं कि गांव से शहर आना पड़ता है, कम्यूटिंग का हसल है कि ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के, ऑटो पकड़ के हमको गांव से शहर आना पड़ा, या शहर में ही अब सपोज मान लो गांधी मैदान में सुनवाई हो रही है और लोग रहने वाले हैं फुलवारी शरीफ में, पटना में, तो फुलवारी से गांधी मैदान आने में समय लगेगा ना जी, पैसा बर्बाद हुआ, टाइम बर्बाद हुआ, रोड पे जाम लगा।
तो वो सारा चीज हम सही कर सकेंगे, कम्यूटिंग की जो दिक्कत है उसको सॉल्व कर सकेंगे, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगा, हम देख सकेंगे कि हमारा एडवोकेट जो है वो क्या सुनवाई कर रहा है। अब घर का, पड़ोसी का, पड़ोस का कोई समझदार आदमी होगा वो भी बैठ जाएगा, देखेगा कि अच्छा ऑनलाइन हियरिंग में जो एडवोकेट है या जो जज है वो सही तरीके से मामला का सुनवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम भी देख सकेंगे। हो सकता है रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा तो बाद में हम रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकेंगे, हमारा भरोसा बढ़ सकेगा इस सिस्टम पे, पूरे सिस्टम पे ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी, राइट। जस्टिस का जो प्रोसेस है वो एक्सपीडिएट हो सकेगा, फास्ट हो सकेगा, लोगों को जल्दी जस्टिस मिल पाएगा, बार बार लोगों को चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। वो जो क्या सन्नी देओल पाजी का डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख मिलती रहती है जज साहब, इंसाफ नहीं मिलता। तो यहाँ पर तारीख नहीं मिलेगी, या जब तारीख भी मिलेगी तो लोग पहले से रेडी रहेंगे, अच्छा आज तारीख है, लैपटॉप खोला, कंप्यूटर खोला और अटेंड कर लिया। अपना लैपटॉप खरीदने का जरूरत भी नहीं है, साइबर कैफे में जाकर वहां पर भी तो अटेंड कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सुविधा हो जाएगा, ई गवर्नेंस प्रमोट होगा। अभी सिर्फ बिहार नहीं, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड चाह रहा है कि ई गवर्नेंस प्रमोट हो। कंप्यूटर के हेल्प से, इंटरनेट के हेल्प से, खाली रील ढूंढने से और रील चला लेने से नहीं ना होगा, हमको ई गवर्नेंस इंश्योर करना पड़ेगा। तो यही सब प्रयास है, यही सब इसका सिग्निफिकेंस होगा। ये लो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पर बेस्ड, और ट्राई करो, नहीं ट्राई करोगे, नहीं बनाओगे तो नॉट अटेम्प्टेड वाले कैटेगरी में रह जाओगे। अब तो बिहार बीपीएससी कंपलसरी भी कर दिया है ना कि नॉट अटेम्प्टेड नहीं फिल करोगे तो 1/3 मार्क्स उसका भी काट लेगा, तो इसलिए पढ़ाई करना जरूरी है। ये मेंस का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर लिखकर तुम लोग हमसे चेक करवा सकते हो। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन आकर क्लासरूम में चेक करवा लेना, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है लिखकर हमको पीडीएफ भेजना, हम चेक कर देंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। थर्ड टॉपिक पर चले हम, अशोक धाम टेम्पल में जो दुर्भाग्यपूर्ण ये स्टैम्पेड हुआ उसकी बात कर लें। अशोक धाम टेम्पल, जिसको हम इंद्र दमनेश्वर महादेव टेम्पल के नाम से भी बुलाते हैं, इंद्र दमनेश्वर, इंद्र दमनेश्वर मतलब महादेव, देवादिदेव महादेव, जो कि ऑर्डर दानी है, आशीर्वाद भी देते हैं, बट अगर सामने वाले के अंदर घमंड हो जाए तो उस घमंड का दमन भी करते हैं। इंद्र के घमंड का दमन किया था तो कुछ उससे ही रिलेटेड है गया हमारा क्या, इंद्र दमनेश्वर टेम्पल, जिसको हम अशोक धाम टेम्पल बोलते हैं। कहाँ पर है बाबू, हाँ, रजौना चौकी, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में। तो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में ये अशोक धाम टेम्पल या इंद्र दमनेश्वर टेम्पल पड़ता है, याद रखो। जरा हम इस टेम्पल के बारे में पढ़ लें तो एक चीज तो मालूम पड़ गया कि लखीसराय में ये टेम्पल पड़ता है। अब अगर हम इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ऐसा माना जाता है हिस्टोरिकल फैक्ट के अकॉर्डिंग कि 8th सेंचुरी में नारायण पाल नाम का एक राजा था, नारायण पाल, जो कि कौन से वंश का होगा, पाल वंश का, पाल डायनेस्टी का। पाल डायनेस्टी का ये 6th रूलर था, है ना, कौन सा रूलर, 6th रूलर, मतलब छठा राजा था पाल डायनेस्टी का। अच्छा तुम बता सकते हो क्या, कमेंट सेक्शन में हमको बताना कि पाल वंश का स्थापना किसने किया था, हु इज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, ये कमेंट सेक्शन में बताना। उसी का 6th रूलर है नारायण पाल, जिसने कहा जाता है इस इंद्र दमनेश्वर या अशोक धाम टेम्पल की स्थापना की। और फिर उसके बाद जब इंद्रद्युम्न नाम का राजा था 12th सेंचुरी में, जब वो यहाँ पर पूजा करने लगा, है ना, जब उसने इस टेम्पल साइट की एस्टेब्लिशमेंट किया, तो उसके बाद से ये टेम्पल काफी पॉपुलर हुआ। बट फिर धीरे धीरे हो सकता है कि जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ उस टाइम में, अब बख्तियार खिलजी हो या कोई उसका और सेनापति हो, उसने टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर 1977 में 2 लड़के थे, एक का नाम था अशोक और एक का नाम था गजानंद। अशोक धाम टेम्पल नाम भी पड़ा है। तो एक्चुअली में ये जो 2 लड़के थे, एक का नाम था अशोक और एक का नाम गजानंद, ये दोनों यहाँ पे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। बचपन में हम लोग भी खेले होंगे गिल्ली डंडा। अब यही गिल्ली डंडा खेलने के टाइम में अशोक और गजानंद ने क्या ढूंढा, करे यहाँ पर तो एक बड़ा सा शिवलिंग है। और फिर लोगों ने इसके बारे में फिर ढूंढना, जानना, पहचानना किया, तब मालूम पड़ा कि ये तो 8th सेंचुरी में ही नारायण पाल ने बनवाया था। फिर उसके बाद इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने भी इसको बनवाने का काम और विस्तारित करने का काम किया। जब इस तरह से 1977 में अशोक और हमारे गजानंद नाम के जो 2 बालक थे, इन्होंने जब ढूंढा, तो फिर उसके बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया, जिसको 1993 में, 1993 में इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया। किन्होंने इसकी तभी इनॉग्रेशन किया था, जो शंकराचार्य थे जगन्नाथपुरी के, उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद 1993 में। तो ये पूरी हिस्ट्री तुमको अशोक धाम टेम्पल या इंद्र दमनेश्वर महादेव टेम्पल के बारे में याद रखना है। मेन यहाँ पर वर्शिप किसकी होगी, मेन डेटी कौन होंगे, देवादिदेव महादेव। इसके अलावा माँ पार्वती, नंदी महाराज, गणेश जी, इनको डेडिकेटेड भी टेम्पल है ना। ठीक है, आगे चलें। अब हम जरा बात करते हैं ये स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन की। तो ये स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन इस वजह से होता है, यहाँ पे देखो हम मेंशन भी करके रखे हैं। एक तो अचानक से ना भीड़ बढ़ जाती है, चाहे वो सावन का दिन हो कोई या कोई और दिन हो, किसी भी ऐसे रोज जब श्रद्धालुओं के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो अचानक से भीड़ बढ़ने की वजह से ये स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन होते हैं।
कई बार इसको लेकर ट्रिगर मैकेनिज्म भी काम करते हैं। ट्रिगर मैकेनिज्म कहा कि लोगों के अंदर बहुत उत्साह है कि आज ही मंगल सोमवार का दिन है, हम आज ही जल अर्पण करेंगे महादेव को, सब लोग एक साथ आ गए। कई बार कुछ लोग रिमर फैला देते हैं कि अरे वहां पर आज पूजा करने गए हो ना, वहां के पास वाला ना पुल खराब है, अब पुल खराब है, चचरी खराब है, लोगों में भगदड़ मच गई इसी को लेकर। कहीं पर बिजली स्पार्क हो गया, लोगों ने बोला अरे बिजली स्पार्क की वजह से आग लग गई, इस रिमर की वजह से भगदड़ मच गया। तो ऐसा कई होता है। पटना में एक बार छठ के टाइम में ऐसा ही भगदड़ मच गया था, कई लोग बेगुनाह लोग मारे गए थे छठ के टाइम में, गांधी मैदान के पास, है ना, कलेक्ट्रेट घाट के पास। तो इन सब की वजह से ऐसा ट्रिगर मैकेनिज्म हम इसको बोलते हैं, इसके वजह से स्टाम्पेड लाइक सिचुएशन होता है। और ऊपर से 79% ऑफ स्टाम्पेड जो है ना, जो इंडिया में होते हैं, वो ह्यूमन मेड कैटेगरी में होते हैं, रिलीजियस इवेंट से रिलेटेड। 79% तक, मतलब 79% तक ये जो ह्यूमंस का स्टैम्पेड भगदड़ वाला सिचुएशन होता है वो रिलीजियस कैटेगरी का है। कभी कुंभ में हमको अनफॉर्चुनेटली देखने मिलता है, आज अशोक धाम में मिला, बाकी हम कई जगहों पर देख चुके हैं, जैसे छठ का एग्जांपल दे रहे हैं। तो 79% तक लोगों की आस्था धर्म में है, ये बहुत अच्छी बात है, पर उसका मैनेजमेंट सही नहीं होने की वजह से, रिमर स्प्रेड होने की वजह से लोगों को आस्था पूरी करने के ड्यूरेशन में ही दुर्भाग्यवश अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है, ये सब फैक्ट मेंस के लिए बहुत जरूरी है ना। चलो आगे बढ़े हम। अब इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए हम फैक्टर्स देख लें कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो अभी हमने वैसे कुछ ट्रिगर एलिमेंट्स देखे कि इनके वजह से भगदड़ होता है, उन्हीं को हम ना थोड़ा कैटेगराइज कर लेते हैं। तो देखो पहला क्या है, ओवर क्राउडिंग जो होता है ना, इस ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल करने की जरूरत है। 2 पैसेंजर ट्रेन कंसिक्यूटिवली आ रहे थे यहाँ पर, एक 6:30 पे आए, एक 6:45 पे आया, हजारों श्रद्धालु एक साथ आ गए, यहाँ पर भगदड़ मच गई। तो करना क्या चाहिए कि अगर मान लो एक ट्रेन का टाइमिंग 6:30 है, तो दूसरी ट्रेन का टाइमिंग 10:30 कर दिया जाए, 4 घंटे के बाद, कि पहले 6:30 बजे सुबह जो लोग पहुंचे वो दर्शन कर ले, तब 10:30 बजे जो लोग आएंगे उनको अंदर जाने दिया जाएगा, पास सिस्टम किया जाएगा। ये सारा कुछ किया जा सकता है। क्राउड मैनेजमेंट पुअर था, इसको सही कर सकते हैं। अनसेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मंदिर के द्वार से लेकर जहां गर्भगृह है, जहां पर पूजा हो रही है, यहां तक पासेज हमको क्लियर बनाना पड़ेगा। उसको हम ऐसे करके अलग अलग ऐसे करके कि लोगों के आने जाने के जो स्पीड है वो कम हो जाए। पहले यहाँ पर एंट्री के टाइम में भी 2-3 एंट्री लाइन होगी, पास सिस्टम किया जाएगा। इन सब चीज को अप्लाई करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स मेजर भी हमको वहां पे अच्छा रखना पड़ेगा कि अगर अनफॉर्चुनेटली भगदड़ हो ही गया तो भी हम इमरजेंसी रिस्पांस मेजर से क्या कर सके, इमरजेंसी रिस्पांस मेजर से तुरंत लोगों को, जो लोग घायल है उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए, जिनको थोड़ी चोट लगी है तुरंत उनका इलाज मौके पर हो सके, जिससे कि चोट बढ़े नहीं। तो ये सब कुछ कुछ हमारा ना इमरजेंसी रिस्पांस मेजर जो है, इसको भी इंप्लीमेंट करवाने की जरूरत होती है। इसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने देखो कुछ गाइडलाइन देके रखा है ऐसे डिजास्टर को प्रिवेंट करने का। सबसे पहला क्या कि भाई क्राउड का एस्टिमेशन और मैनेजमेंट होना चाहिए कि कितने लोग आने वाले हैं, ये अगर एस्टिमेशन पहले से हो गया। अब मान लो जैसे हम ऑफलाइन क्लास की बात कर रहे हैं, तो अब तुम लोग ऑफलाइन क्लास करने कितने स्टूडेंट आओगे हैं, इसका एस्टिमेशन पहले से होना चाहिए। तो हम उतना बेंच डेस्क रेडी कर लेंगे, उतना फैन एसी रहेगा कि भाई गर्मी नहीं लगे, लाइट रहेगा कि आराम से पढ़ सको। तो एस्टिमेशन जरूरी है, मैनेजमेंट जरूरी है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर होने चाहिए, जितने लोग आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सेफ्टी मेजर होना चाहिए, सीसीटीवी कैमराज सर्वेलियंस होने चाहिए कि कोई रिमर स्प्रेड ना करे। कहीं पर ऐसा दिखे कि लाइन में कहीं पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, ज्यादा भीड़ पड़ रही है, तुरंत वहां पर भीड़ को कंट्रोल किया जाए। तो ये सब कुछ एक मेजर्स है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और पब्लिक अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है। लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि बिल्कुल आपकी आस्था का पूरा सम्मान है, लेकिन आप थोड़ा संयम बरतिए। अगर कहीं किसी ने बोला, किसी पंडित जी ने, किसी ज्ञानी ने बोला कि 8 बजे तक ही पूजा करनी है, इस चक्कर में जान नहीं गवाइए। 8 बजे के बाद 12 बजे भी भगवान आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये बात पब्लिक को समझानी बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक जब तक ये बात नहीं समझेगी, ऐसे भगदड़ को रोका नहीं जा सकेगा, है ना। तो ये सब कुछ एक मेजर है बाबू, जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। इसी को यहाँ पर हम फिगर बनाकर ऐसा बना रखे हैं। मेंस के आंसर में तुम ऐसे ना चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट वगैरह, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं। चैलेंजेस क्या रहते हैं? अनप्रेडिक्टेबल सर्ज होना। जैसे वही कि पहले से मंदिर अथॉरिटी को ये लगा कि 10,000 श्रद्धालु आएंगे, वो 50,000 में कन्वर्ट हो गया। ये अनप्रेडिक्टेबल सर्ज एक बड़ा रिस्क होता है। तो इसके लिए हम एआई का हेल्प ले सकते हैं, कंप्यूटर का हेल्प ले सकते हैं। हम इसके लिए मैनेजमेंट की प्लानिंग पहले से कर सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल सर्ज ना हो।
एडमिनिस्ट्रेटिव गैप, ये तो सबसे बड़ा रीजन रहता है, इसको सही करने की जरूरत है। अनसेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड टेक्नोलॉजी, इसलिए मैं एआई बार बार बोल रहा हूँ, है ना। रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसको लेकर लोगों में रेसिस्टेंस ना रहे, लोगों को ये समझाना पड़ेगा पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तब आप दर्शन करने आइए, तब आप पूजा करने आइए। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वे फॉरवर्ड है, जो अभी हमने मेजर्स देखे थे उसी के अकॉर्डिंग वे फॉरवर्ड है। इस तरह करके हम लोग भीड़ मैनेजमेंट करने का काम, क्राउड मैनेजमेंट करने का काम सक्सेसफुली कर सकते हैं। ये सारा जो पीडीएफ है ये कमेंट सेक्शन में अवेलेबल रहेगा, तुम इसको पढ़ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है इसका आंसर करना, कहीं दिक्कत हो कहीं डाउट हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, है ना। कहीं दिक्कत हो तो पूछना कि सर ये वाला समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर से समझा दीजिए ना, हम फिर से समझा देंगे वहीं पर कमेंट में या अगले वीडियो में। यहाँ पर मेंस का भी एक क्वेश्चन है बाबू, ऐसा क्वेश्चन सब आता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, जहां पर बिहार का जो जीआई टैग्ड मखाना है इसको पहली बार कहां भेजा गया, ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। बढ़िया है, ऑस्ट्रेलिया में वहां पर हमारा जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर सब है वो सब मखाना खाएगा, डिमांड काफी है मखाना का। नहीं, 18 मीट्रिक टन भेजा गया है मिथिला मखान हमारा। अठारह मीट्रिक टन, तो 18 मीट्रिक टन हमारा मिथिला मखाना पहली बार कहां भेजा गया, ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां से, दरभंगा से भेजा गया, इसको ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, जिसमें अपेडा नाम की जो अथॉरिटी हमारी, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, जिसको हम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण बोलते हैं, इसके हेल्प से ये काम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, इससे एक और चीज नोटिस किया गया कि ये जो मखाना जब बिहार में सेल किया जा रहा था या इंडिया में बाकी जगह सेल किया जा रहा था, उससे लगभग 80% ज्यादा प्रॉफिट किसानों को या जो मखाना के उत्पादक हैं उनको मिला है। मतलब यही मखाना, दरभंगा में ये जो मखाना प्रोड्यूस किया गया, इसको अगर बिहार में या भारत में कहीं और बेचा जाता, उससे ज्यादा 18% ज्यादा प्रॉफिट ऑस्ट्रेलिया भेजने में मिला है। अच्छी बात है, इससे जो मखाना के उत्पादक हैं उनका फायदा होगा। ठीक है, चलिए अब जरा हम मखाना के बारे में पढ़ें कि भाई ये जो मखाना का प्रोडक्शन हो रहा है, इस मखाना प्रोडक्शन के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या है मखाना। तो मखाना एक हाई वैल्यू एक्वेटिक क्रॉप होता है। काहे काहे कि हम इसको पानी के अंदर ही उगाते हैं, पानी पे ना मखाना का प्लांट लगाते हैं जी, तो एक्वेटिक क्रॉप बोलेंगे, बोलेंगे ना, है ना। खेत में ऐसे पेड़ थोड़ी खड़ा होता है मखाना का, जिसको हम पॉन्ड में, वेटलैंड में, मतलब जो हमारे आर्द्र क्षेत्र होते हैं, आर्द्र भूमि होते हैं, वहां पे उगाने का काम करेंगे। ऑक्सबो लेक में उगाने का काम करेंगे। अब बिहार का एक ऑक्सबो लेक न्यूज में था ना, पिछले वीक में कवर किया था उसको, कौन सा लेक, कांवर लेक नहीं था, कांवर लेक, एनजीटी इसको लेकर काफी स्ट्रिक्ट थी, इसको पिछले बिहार प्रहरी में हम कवर किए हैं। तो कांवर लेक में भी मखाना का कल्टीवेशन हो सकता है वैसे क्षेत्रों में, तो इन सब जगह पे हम मखाना का कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब मखाना के हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ग्लूटेन फ्री होता है। आजकल ये ग्लूटेन फ्री का बड़ा डिमांड चल रहा है कि भाई पेट में गैस नहीं बने खाने के बाद, है ना। तो ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिच होना चाहिए, फैट नहीं हो बॉडी में, जिससे कि बॉडी फिट रहे। दुबला पतला मोटा होने की बात नहीं है, आप दुबले पतले हो, आप मोटे हो, सब सही है यार, कोई बॉडी शेमिंग करने की जरूरत नहीं है, बस इंसान को फिट होने पे ध्यान देना चाहिए। अब बहुत ज्यादा हमारा वेट कम है या हमारा वेट बहुत ज्यादा है, तो हमारा प्रयास तो होना चाहिए ना कि हम उसको बैलेंस करें, है ना। ये तो हर कोई चाहेगा ना, बिना अपने आप को हीन दृष्टि से देखे, दूसरे को हीन दृष्टि से देखे, हमको प्रयास तो करना चाहिए। मखाना वहां पर आपको हेल्प कर सकता है। तो फैट कम रहता है इसमें, सोडियम भी कम रहता है, जिसके वजह से बीपी का दिक्कत नहीं होगा आपको, और 11 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम मखाना में। मतलब 100 ग्राम अगर मखाना लीजिएगा उसमें 11 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। कितना मतलब हेल्दी है। आजकल जो यूथ लोग जो जिम विम जाते हैं, और जिम जाए चाहे नहीं जाए, यूथ के लिए, जो ग्रोइंग हमारा किड है उसके लिए, जो हमारे एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स के साथ साथ जो हमारे वृद्ध लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, उनके लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और मखाना में ग्लूटेन नहीं है, वेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसमें ज़्यादा सोडियम नहीं है, तो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 100 ग्राम मखाना में 11 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है। दैट्स वाई मखाना पे इतना बात होता है ना। चलिए अब हम जरा मखाना के प्रोडक्शन की बात करें बाबू, तो इंडिया में लगभग 90% ग्लोबल मखाना का प्रोडक्शन होता है। मतलब इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना। पहला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए। दूसरा क्या, उसमें बिहार सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। लगभग 85 से 90% तक मखाना पूरे भारत का कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, बिहार में। उसके बाद बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पर भी हो रहा है, बट सबसे ज्यादा कहाँ, बिहार में। इसका स्कोप है, बंगाल में बड़ा स्कोप है, आसाम में भी बहुत स्कोप है। हम तो कई बार अपने स्टूडेंट सबको बोले हैं आसाम में कि बाबू मखाना का कल्टीवेशन कर सकते हो तो कर लो।
जीआई टैग भी इसको मिला है। कब मिला जीआई टैग? 16 अगस्त 2022 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथिला मखाना को जीआई टैग 16 अगस्त 2022 को मिला है, याद रखेंगे आप इसको, है ना। इसके एप्लीकेंट कौन थे? मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया। तो ये सब फैक्ट्स अब ना बीपीएससी को अपने प्रीलिम्स में पूछने में बड़ा मजा आता है। 2022 को मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला, याद रखिएगा 16 अगस्त 2022 को, जिसके लिए इन लोगों ने अप्लाई किया था, मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया ने, है ना। ठीक है, चलो अब हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि ये जो दरभंगा से हमने ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट किया, कहाँ एक्सपोर्ट किया? ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया जो हमने एक्सपोर्ट किया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि भैया फार्मर्स का इनकम बढ़ रहा है, 80%, 18%, 18% तक ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, बिहार का जो मिथिला मखाना है, जिसको 2022 के अगस्त में, कितना बढ़िया कोइंसिडेंस है, आज भी 2 अगस्त है, 2022 के अगस्त में जिसको जीआई टैग मिला, वो प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कल ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन जाएगा, अमेरिका जाएगा, तो ये बिहार के जीआई प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं हुआ जी, प्रमोशन भी हो गया, बढ़िया इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल सक्सेस है। अपीडा नाम की जो बॉडी है, अपीडा को भी हम देखो एक्सप्लेन करके रखे हैं कि अपीडा नाम की जो स्टैच्यूटरी बॉडी है ना, स्टैच्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा ये सब चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक वैधानिक संस्था है, वैधानिक निकाय है अपेडा, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1986 में। कौन से एक्ट के अंदर हुआ था? अपेडा एक्ट 1985 के अंदर। तो ये जो अपेडा नाम की जो बॉडी है, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने में जिस तरह से किसानों को हेल्प कर रही है, कि बिहार का किसान, मिथिलांचल रीजन का, दरभंगा का किसान, वो मखाना का प्रोडक्शन करके ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है, ये अपेडा के भी सक्सेस को दिखा रहा है। और अपेडा के बारे में याद रखना, इन सब चीज पे ध्यान देना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। यहाँ पे तुमको प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट दे देगा कि अपेडा आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, तुम हर बार में सही टिक कर दोगे, हो जाएगा मिस्टेक वहां पर। तो ये सब चीज आपको सही करने का काम करना है, ठीक ना। तो ये अपेडा के सक्सेस को भी दिखा रहा है और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन भी दिखा रहा है कि चाहे शाही लीची हो, जर्दालू मैंगो हो, मगही पान हो, इन सब के अलावा अब हम मखाना का भी एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया तक कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। कभी कभी पान में, मैंगो में या फिर कतरनी चावल में तो पेस्टिसाइड वगैरह का केस आता है, मखाना में ये सब भी केस नहीं आ रहा है ना। तो ये हमारे एक्सपोर्ट को भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। ये रहा आपका 5th प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पर बेस्ड, है ना। 6th प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो 6 को टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चन हम तुमको दिए हैं और सारे 6 जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसका आंसर अगले स्लाइड में होगा। अभी तुम इसको नहीं देखना, राइट, इसको बाद में देखना। पहले ये जो 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको खुद से बनाने का ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में आंसर करो, फिर बाद में इससे मैच कर लो। जहां कहीं दिक्कत हो, डाउट हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमसे पूछो कमेंट में, हम हैं ही क्लियर करने के लिए। मेंस का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको लिख के हमको दिखाओ, क्या कि नहीं मेंस का प्रैक्टिस करोगे तो कब एग्जाम तुमसे, खाली प्रीलिम्स क्लियर करने से अफसर नहीं बन जाओगे। तो इसलिए मेंस का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, अभी से लिखना चालू करो, कंसिस्टेंटली लगे रहो, तो देखो अफसर बनने का सपना कैसे नहीं पूरा होता है। ठीक है, फिर हम लोग अब अगले वीक में मिलेंगे, बिहार स्पेसिफिक जो पूरा वीकली करंट अफेयर्स है उसको बिहार प्रहरी में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।